कल पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह करीब 8:30 बजे बाबा केदार के दर्शन और पूजा करेंगे। पूजा पाठ के बाद वो केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री सुबह के करीब 11:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे। भगवान केदार और भगवान बद्री के दर्शन से पहले आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आखिरी दिन था। उन्होंने आज भी गुजरात को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत भी की। इस मिशन में 120 देशों के राजदूत समेत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी मौजूद रहे। दिल्ली में एमसीडी चुनावों की सियासी आहट सुनाई देने लगी है। गृहमंत्री अमित शाह ने ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को लगता है कि वो विज्ञापन से जनता को भ्रमित कर सकते हैं। अमित शाह ने एमसीडी में बकाये को लेकर भी दिल्ली सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी ने गृहमंत्री पर पलटवार किया और एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। अमित शाह के कार्यक्रम से पहले आम आदमी पार्टी ने भलसवा लैंडफील प्लांट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव के एक दिन बाद ही अंदरूनी घमासान की एक और किश्त सामने आई। चुनाव में धांधली के आरोपों पर मधुसूदन मिस्त्री ने शशि थरूर को जवाबी चिट्ठी में जमकर खरी खोटी सुनाई है। चिट्ठी थरूर के पोलिंग एजेंट सलमान सोज को लिखी गई है। मधुसूदन मिस्त्री ने लिखा है कि माफी चाहूंगा, पर आपके दो चेहरे हैं। एक मेरे सामने था जिसमें आप हमारे जवाबों से संतुष्ट थे, दूसरा वो जिसमें आप मीडिया के सामने जाकर ये सारे आरोप लगाने लगे। हमने आपकी हर एक शिकायत को सुन लिया था। इसके बावजूद आप मीडिया में गए और कहने लगे कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। प्रयागराज में आरएसएस का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए संघ प्रमुख यहां मौजूद थे। सूत्रों की माने तो सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रयागराज में 4 दिनों के कार्यक्रम के दौरान संघ ने जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया है। मोहन भागवत से मुलाकात में सीएम योगी ने संघ प्रमुख को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का न्योता भी दिया। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। पूरी अयोध्या जगमग कर रही है। सरयू की आरती में एकदम नई रोशनी नजर आ रही है। राम की पैड़ी पर लेजर शो का रिहर्सल चल रहा है। स्वयं सेवकों का जमावड़ा दिख रहा है और दिए जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसके लिए करीब 3000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा। छोटी दिवाली यानी 23 अक्टूबर को पीएम मोदी भी अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिवाली से पहले दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का शिकंजा कसने लगा है। आसमान में स्मॉग ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। हवा में घुलती जहर के बीच पटाखे की पाबंदी को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके पटाखों की पाबंदी पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आतिशबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आतिशबाजी पर पाबंदी के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि आतिशबाजी के लिए रखे पैसों की मिठाई खाइए। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक महिला, एक बच्चा और 2 पुरुष शामिल हैं। इस हादसे में आधा दर्जन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक 2 मंजिला इमारत में अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। आज सुबह मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से घर में रह रहे लोग मलबे में दब गए। फिलहाल धमाकों की जांच का खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ की। लखनऊ में राजूपाल हत्याकांड मामले में पेशी के दौरान अतीक अहमद ने कहा कि योगी जी बहुत ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं और पेशी के लिए उसे लखनऊ लाया गया था। पुलिस वैन में बैठे अतीक से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो वो सीएम योगी का गुणगान करने लगा। पेशी के बाद बाहुबली को फिर से साबरमती जेल भेज दिया गया है। 3 नवंबर को फिर से उसकी पेशी होगी। आज हम सबसे पहले आपको केदारनाथ की उस घाटी में लेकर चलेंगे जहां 18 अक्टूबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हमें उम्मीद थी कि इस क्रैश के बाद लोग सावधान हो जाएंगे, सरकारों से सवाल पूछे जाएंगे और लोग खुद भी इन हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, लोग सावधानी बरतेंगे। लेकिन आज हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है
कि इस दुर्घटना के बाद कुछ भी नहीं बदला है। 24 घंटे के अंदर सब कुछ सामान्य हो चुका है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और अब भी केदारनाथ में सैकड़ों लोग इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में सफर करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। वो हेलीकॉप्टर्स जिन्हें वहां ऑटो रिक्शा की तरह चलाया जा रहा है। यानी हमारे देश में आज भी ऐसी दुर्घटनाओं को बड़ी आसानी से कुछ घंटों में ही भुला दिया जाता है, लेकिन आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज हम आपको केदारनाथ से इस देश की पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो इस दुर्घटना का फॉलोअप है। आपने देखा होगा हमारे देश में मीडिया में भी फॉलोअप की कोई परंपरा नहीं है। जब दुर्घटना होती है जिस दिन, उस दिन सब लोग शोर मचाते हैं, दुख जताते हैं, कारण बताए जाते हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद क्या हुआ ये कोई आपको नहीं बताता। इसी को फॉलोअप कहते हैं। इसलिए आज देश का पहला फॉलोअप देखिए आप इस दुर्घटना के बाद केदारनाथ से। इस दुर्घटना के बाद हमारी टीम ने लगातार 36 घंटों तक काम किया बिना रुके, और इस दौरान हम केदारनाथ धाम से लेकर गुप्त काशी और फाटा में बनाए गए उस हेलीपैड तक गए जहां से ये तमाम हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं। और इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसी कई चौंकाने वाली बातें पता चली जिन पर शायद आपके लिए भी यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस समय केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा किसी बस सेवा की तरह चलाई जा रही है। यानी जैसे आपके शहर में कोई बस या ऑटो रिक्शा चलते हैं, ठीक उसी तरह से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स वहां पर उड़ान भर रहे हैं। यह जैसे कि ये हेलीकॉप्टर्स नहीं कोई बस सेवा हो या कोई ऑटो रिक्शा हो। इस समय कुल मिलाकर 9 कंपनियां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिनके पास कुल मिलाकर 12 हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन ये 12 हेलीकॉप्टर्स दिन भर में लगभग 250 बार उड़ान भरते हैं। यानी इस हिसाब से एक हेलीकॉप्टर प्रतिदिन औसतन 21 बार उड़ान भरता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जैसे एक सरकारी बस को दिन भर में अपने निर्धारित चक्कर किसी भी स्थिति में पूरे करने होते हैं, जैसे सरकारी क्या प्राइवेट बसों को जैसे उन्हें एक लक्ष्य दिया जाता है कि इतनी सवारियां लेनी है, इतने चक्कर पूरे करने हैं, ठीक उसी बिजनेस मॉडल पर ये हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान भर रहे हैं। और अगर कोई हेलीकॉप्टर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये प्राइवेट कंपनियां पायलट और स्टाफ पर दबाव बनाती हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि वो या तो खराब मौसम को देख लें या अपनी तनख्वाह को देख लें। यानी तमाम कंपनियां मुनाफे के उस सिद्धांत पर काम कर रही हैं जिसका एक ही मूल मंत्र है, और वो है प्राण जाए पर प्रॉफिट ना जाए। दूसरी बात जो हमें पता चली वो ये कि केदारनाथ में जो हेलीपैड बनाया गया है वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की कोई सुविधा है ही नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल असल में एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके तहत उड़ान भरने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर्स को जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं, और इसके लिए हवाई अड्डों के पास या हेलीपैड के आसपास एटीसी टावर्स लगाए जाते हैं, जिनकी मदद से यह पता चलता है कि कोई हेलीकॉप्टर जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है और 2 या उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स या विमानों के बीच एक निर्धारित दूरी है या नहीं। यानी ये पूरे एयर ट्रैफिक को जो कंट्रोल करता है उसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। और जिस रूट से किसी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी है उस रूट पर कोई और चुनौती तो नहीं है, ये सारी बातें एटीसी बताता है। लेकिन जरा सोचिए, केदारनाथ में फिलहाल जो हेलीपैड मौजूद है वहां एटीसी है ही नहीं, वहां कोई एटीसी टावर नहीं है। और यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए निकल जाए, या ये समझ लीजिए कि सड़कों के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स रोक दिए जाएं, हटा दिए जाएं। आप सोचिए अगर सड़क पर आप चल रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल सारे हट जाएं तो क्या होगा। तीसरी बात जो हमें पता चली, जो हमने देखी, वो ये कि ऐसे हेलीपैड्स पर मौसम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसे हम डॉपलर रेडार कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि केदारनाथ में अभी किसी भी हेलीपैड पर इसकी कोई सुविधा नहीं है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि अभी इन हेलीकॉप्टर्स को जो पायलट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो उड़ान भरने से पहले मौसम की सारी जानकारी खुद ऐसे वेदर ऐप से हासिल करते हैं जो आपके मोबाइल फोन में भी है। कहने का मतलब यह कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट्स को भी मौसम के बारे में उतनी ही जानकारी होती है जितनी
आपको है या जितना आप अपने मोबाइल फोन से निकाल सकते हैं। और यह बड़ी गंभीर बात है कि वहां पर मौसम के बारे में पायलट्स को जानकारी देने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, जबकि यह बात सही है कि वहां पर बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलता है, मौसम खतरनाक है। और आपको याद होगा 18 अक्टूबर को भी जब केदारनाथ में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तब वहां मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी और इस दौरान वहां लगातार बर्फबारी हो रही थी। हालांकि जिस कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था, उसका यह कहना है कि उसकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई और उसके पायलट के पास 12 साल का अनुभव था। इसलिए अब यहां बड़ा सवाल यह है कि इस दुर्घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड की सरकार की बनती है। यह काम उत्तराखंड सरकार का है कि वो भारत के मौसम विभाग से बात करके केदारनाथ में एक ऐसा स्टेशन विकसित करता जो मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां इन हेलीकॉप्टर कंपनियों को और पायलट्स को दे सके। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद जिम्मेदारी आती है उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन विभाग की। फिलहाल केदारनाथ में जो हेलीपैड मौजूद है, उसका संचालन इसी विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए अगर यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई टावर नहीं है, तो इसके लिए इस विभाग की और इसके बड़े अधिकारियों की सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन हेलीपैड्स का संचालन सही तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने का काम निगम के अधिकारियों का होता है। लेकिन ये अधिकारी लालच और भ्रष्टाचार की वजह से अपना काम सही से नहीं करते। उस दिन भी हमने आपको बताया था, इस दुर्घटना की 3 वजहें हैं: लालच, भ्रष्टाचार और लापरवाही। हेलीकॉप्टर्स का संचालन करने वाली वो कंपनियां भी उतनी ही जिम्मेदार मानी जाएंगी जो अपने फायदे के लिए आपके प्राणों को मुश्किल में डाल देती हैं, जिनके लिए प्रॉफिट बड़ा है और आपके प्राणों को वो उतना महत्व नहीं देते जितना अपने प्रॉफिट को देते हैं। यहां जिम्मेदारी आम लोगों की भी तो बनती है, क्योंकि अगर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा एक बस सेवा में तब्दील हो गई है, तो इसका कारण वहां आने जाने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु भी हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुर्घटना को सिर्फ 2 दिन बीते हैं और केदारनाथ का मौसम अब भी काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद हेलीकॉप्टर में सफर करने के लिए सैकड़ों लोग आज भी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग ये नहीं जानना चाहते कि ये हेलीकॉप्टर सेफ, सुरक्षित है या नहीं। वो ये नहीं जानना चाहते कि ये पायलट कितना क्वालिफाइड है। वो ये नहीं देखना चाहते कि इस समय मौसम खराब है, उड़ने के लिए मौसम सही है भी या नहीं है। बस वो हेलीकॉप्टर में बैठकर अपना समय बचाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी T20 स्टाइल में अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करना चाहते हैं। आज हमने इस दुर्घटना पर आपके लिए एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आपके लिए आज 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवा और वहां मौजूद हेलीपैड्स का एक रियलिटी चेक हमने आपके लिए किया है। दूसरे हिस्से में आप हमारी टीम को खतरों के बीच एक हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि केदारनाथ जैसे पहाड़ी इलाके में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। और तीसरे हिस्से में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कल केदारनाथ धाम जा रहे हैं, वो किस रूट से जाएंगे, इसलिए और उनके लिए क्या वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। इसलिए अब आप ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं और उस दौरान वो केदारनाथ में दर्शन करेंगे भगवान केदारनाथ की, और बद्रीनाथ में बहुत सारी विकास की जो योजनाएं हैं, उसके अलावा माना गांव में भी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ की तर्ज पर ही बद्रीनाथ का पुनरुद्धार किया जा रहा है, मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसे ऑल वेदर रोड से जोड़ा जा रहा है। इस वक्त देहरादून से हम केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम दिखाते हैं कि देहरादून से केदारनाथ जाने का जो हेलीकॉप्टर की सॉर्टी है वो किस तरह से होती है। करीब 1 घंटे के आसपास का वक्त लगता है अगर आप देहरादून से हेलीकॉप्टर से जाएं। अभी जो यात्री हैं वो देहरादून से बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर से जाते हैं, इसके अलावा केदारनाथ जाते हैं। हालांकि केदारनाथ जाने के लिए गुप्त काशी के आसपास से भी यात्री जाते हैं। तो एक तरह से ये देखिए कितना ऊंचे पहाड़ों से होकर गंगा के साथ साथ हेलीकॉप्टर केदारनाथ की तरफ जाता है। और इस वक्त मौसम काफी साफ है और इसीलिए आसपास के नजारे को आप देखें। 2 दिन पहले ही केदारनाथ में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, जिसमें 7
यात्री और मारे गए। ऐसे में मौसम एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इस वक्त क्योंकि बर्फबारी शुरू होने वाली है, भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होने वाले हैं दीपावली के बाद। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा यात्री जाना चाहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऊंचे पहाड़ों और गंगा नदी के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर है वो बद्रीनाथ की तरफ जाता है, और इसमें क्या चुनौतियां होती है मौसम की, उसके अलावा ऊंचे पहाड़ों में। और क्योंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में एक तरह से जो हेलीकॉप्टर पायलट हैं, उसके अलावा जो कंपनियां हैं, उन पर भी काफी दबाव होता है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को वो दर्शन करा पाएं। इस वक्त हम ऋषिकेश से होते हुए टिहरी झील के ऊपर से गुजर रहे हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मानी जाती है। और ये आप देखिए कितनी विशालकाय ये झील है। ये सामने टिहरी झील का नज़ारा दिख रहा है, और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए गए हैं, उसकी एक्टिविटी नीचे नजर आ रही है। साथ ही आगे जो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ से जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो यहाँ से होता है। मंदाकिनी नदी है जो ऊपर केदारनाथ से आती है। इस वक्त हम गुप्तकाशी वो केदारनाथ घाटी में हम उतर चुके हैं और देखिए हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद हैं। मेरे पीछे हमारा ये चॉपर आपको नजर आ रहा है, जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है। हिमालय की खतरनाक पहाड़ियों में से केदारनाथ घाटी की ये पहाड़ियां बेहद जोखिम मानी जाती हैं यात्रा के लिए, लेकिन यहाँ पर हेलीपैड पर हम मौजूद हैं और पीछे देखिए ऐसे तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं वो दिन भर यहाँ पर आते हैं, यात्रियों को लेकर आते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहा है ये 6 लोगों के बैठने वाला हेलीकॉप्टर है। हालांकि आज से कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटित हुई थी जहां पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था, जिसमें से 6 लोगों की पायलट और एक पायलट की मौत हो गई थी। हालांकि तमाम लोगों से जब हमने बात की तो हमें ये पता लगा कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये वैसे सुरक्षित होते हैं, इनमें जो पायलट होते हैं वो आर्मी बेस्ड होते हैं। तमाम यहाँ पर पायलटों से हमने बातचीत की और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि बेल 407 के साथ जो दुर्घटना घटित हुई थी वो एक अपवाद हो सकती है। इस समय हम केदारनाथ हेलीपैड पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे हेलीकॉप्टर लगातार सॉटी भर रहे हैं। फाटा से हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर रहे हैं और लगातार यात्रियों को ले जाना और लाने का काम जारी है। मंगलवार को एक भयानक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। खराब मौसम एक वजह बताया जा रहा था और एक के बाद एक आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ाने भर रहे हैं और यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। इस समय देखा जा सकता है कि मौसम खराब है, बर्फबारी भी बीच बीच में हो रही है और इसके बावजूद लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो हादसा होने के बाद भी लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ाने भर रहे हैं, यहाँ पे यात्रियों को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर अभी भी मौसम खराब है, इसके बावजूद हेलीकॉप्टर लगातार लैंड कर रहे हैं। क्या ये ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पायलटों पे प्रेशर डाला जा रहा है, जबकि बताया गया था कि डीजीसीए के रूल्स के हिसाब से 1 घंटे में कुछ ही उड़ानें भरी जा सकती हैं। तो क्या वजह है कि थोड़े ही समय में लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान यहाँ पे भर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, उसके बाद यात्रियों को लेकर जा रहे हैं। देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे हेलीकॉप्टर आते हैं, नीचे उतरते हैं। इस सारी सेवाओं को लेकर क्या कहना है आपका? हेलीकॉप्टर बस सेवाएं कि थोड़ी सी सुधारी जाए मौसम को देखते हुए, और अगर जो यात्री आते हैं तो उनको भी या तो फिर थोड़ा मौसम खुलने के बाद में वापस भेजने की उनको मतलब सुविधा देनी चाहिए। हेलीकॉप्टर वाली कंपनियां इतने पैसे लेती है, कम से कम यात्रियों को रुकने की व्यवस्था करानी चाहिए। आपसे टिकट के वाजिब दाम लिए जा रहे हैं? पूरे जैसे हमसे 7,500-8 हजार रूपए लिए जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना पीने को पानी है, ना पीने को चाय है, ना यहाँ पर अगर इमरजेंसी होती है, वेदर खराब होता है, छोटे छोटे बच्चे 65 साल के लोग हेलीकॉप्टर बुक करते हैं, उनके लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। एटलीस्ट ये कंपनी को करना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपकी बात कराता हूं अपने सहयोगी गौरव सावंत से, जो इस समय केदारनाथ में मौजूद हैं और हमारे साथ लाइव हैं। गौरव, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, 2 दिन पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद आप केदारनाथ पहुंचे हैं। इन 2 दिनों में क्या आपको सब कुछ सामान्य लगा?
क्या लोग उस दुर्घटना को भूल चुके हैं? आपको लगता है कि सब नॉर्मल हो चुका है और आपने वहां जाकर एक फॉलोअप जरूर किया होगा? आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे वहां से? बिल्कुल, यहाँ फॉलोअप भी किया, दर्शक बात भी की। यहाँ पर जितने भी लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जो श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, सभी से हम लोगों ने बात की। और सुधीर, अगर मैं आपको बताऊं वो क्या कहते हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उन्होंने कहा जो हादसा हुआ वो हुआ, जांच में निकल कर आएगा उसकी वजह क्या है। वो बाबा केदार के आश्रय यहां आ रहे हैं और इसीलिए उनको डर नहीं है। जिस हेलीकॉप्टर में हम आए, हमने लोगों से बात की, क्या डर नहीं है? जिस तेज गति से हेलीकॉप्टर, वरना देखिए ना 16 किलोमीटर लंबा सफर है, 9 घंटे लगते हैं। कई जगह वहां पर दलदल इतना है, पत्थर निकल रहे हैं, घोड़े तक फिसलने लगते हैं, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए लोग कहते हैं केवल 10 मिनट में आप किसी भी स्थान से, चाहे आप गुप्तकाशी में हो या फाटा में हो, 10 मिनट में आप केदारपुरी पहुंच जाते हैं और 10 मिनट में आप वापस पहुंच जाते हैं। तो अगर आप प्रोज और कॉन्स को वे करें तो लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर की यात्रा उनके लिए एक सुखद अनुभव है, पहली बात। दूसरी बात, जिस रास्ते से आप आते हैं वहां पर 9 हेलीकॉप्टर उस समय उड़ रहे थे, एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना के कारण क्या थे? वो पायलट बहुत प्रशिक्षित थे, भारतीय सेना में रह चुके थे, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उड़ाते थे। उन्होंने वापस जाने का प्रयास किया, नहीं जा पाए। जांच में निकलेगा कि क्या ये CFIT या कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन थी, तो वो एक हादसा था। बाकी सभी हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड किए और हेलीकॉप्टर्स रोज आ रहे हैं, सुरक्षित लैंड कर रहे हैं। हम भी एक हेलीकॉप्टर में आए। माउंटेन्स मेक देयर ओन वेदर एक बहुत पुरानी कहावत है। पहाड़ों में हर 10 मिनट में मौसम बदल भी जाता है। एकाएक अगर क्लाउड कवर आ गया, 2 ही विकल्प हैं, या आप क्लाउड कवर के नीचे से जाएं या ऊपर से जाएं। जैसे Mi-17 हेलीकॉप्टर है, वो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, पावरफुल हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, वो क्लाउड कवर के ऊपर से भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, वो यही प्रयास करता है कि क्लाउड कवर को अगर स्कर्ट करता हुआ, साइड से निकलता हुआ लैंड कर जाए तो वो सुरक्षित लैंड कर सकता है। लेकिन ये बहुत सकरी घाटी है, 2 ऊंचे पहाड़ और उसके बीच की सकरी घाटी, तो इसीलिए प्रशिक्षित पायलट तो निकाल ले जाते हैं। कई बार दुर्घटना हो भी जाती है। मिलिट्री फ्लाइंग या एविएशन वैसे भी एक बहुत जोखिम भरा कार्य है, लेकिन क्योंकि लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और सफल सुरक्षित लौट जाते हैं, इसीलिए एक आध हादसे से जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा उनका मनोबल नहीं टूटा है। सुधीर जी, गौरव, संक्षिप्त में आखिरी आपसे सवाल यह होगा मेरा। लोगों ने कहा कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स इस तरह चलाए जा रहे हैं जैसे कोई ऑटो सर्विस हो, जैसे कोई बस सर्विस हो। वहां पर ATC नहीं है, मौसम की कोई जानकारी वहां पर पायलट्स को नहीं दी जाती है। आपने क्या देखा? मौसम की जानकारी जिन पायलट से मेरी बात हुई वो लगातार कहते हैं कि वो खुद ही अपनी एजेंसी से या वेदर डिपार्टमेंट से या मोबाइल फोन पर लगातार लेते रहते हैं। और ज्यादातर ये पायलट्स एक्स इंडियन आर्मी हैं, तो इनको इन टेरेन में उड़ाने की आदत भी है। और जैसे ही उनको पता लगता है कि अगर मौसम खराब है तो वो नहीं उड़ाते। लेकिन श्रद्धालु बिल्कुल सही है, जिस तेज गति से यहाँ पर 9 कंपनियां हैं, 9 कंपनीज के हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं अलग अलग हेलीपैड से, लेकिन उनके घंटे विभाजित हैं। 4 कंपनियों के एक समय उड़ते, फिर वो 1 घंटे का गैप लेते हैं, फिर दूसरी 4 कंपनियों के उड़ते हैं, फिर पवन हंस का हेलीकॉप्टर। तो उस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन संख्या भी इतनी अधिक है श्रद्धालुओं की। गौरव, जल्दी से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अब आप केदारनाथ तो पहुंच ही गए हैं, लंबी लाइन लगती है। गौरव, केदारनाथ तो पहुंच ही गए हैं और हमारे करोड़ों दर्शक इस समय आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो शायद उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उन्हें भी आप दूर से ही सही, वर्चुअली ही सही, लेकिन थोड़ा सा दर्शन अगर आप हमें करा सकें और हमारे दर्शकों को दिखा सकें कि इस समय आप कहां पर हैं, आप बाबा के दरबार में हैं वहां पर, तो हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे।
11,700 फीट की ऊंचाई पर, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं दर्शकों को केदारनाथ मंदिर को बाहर से तो दिखा सकता हूं, लेकिन इस समय कपाट यहां पर बंद है। कपाट बंद इसलिए है क्योंकि अभी यहां सफाई होगी, घंटे भर बाद फिर ये कपाट खुलेंगे। और यहां नंदी जी को आप देख सकते हैं। जितने श्रद्धालु यहां आते हैं वो नंदी जी के कान में अपनी, अगर कोई उनको कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उनके कान में कहते हैं, मान्यता यही कि बाबा केदार तक उनकी समस्या को वो ले जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर इसे प्रायश्चित का मंदिर कहते हैं। लोग अपनी हर समस्या को लेकर आते हैं, किसी का अगर प्रायश्चित करना चाहे। पांडव भी इसीलिए यहाँ पर आए थे। इसके ठीक पीछे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की भी एक बहुत भव्य प्रतिमा है, उसका भी हम लोगों ने अभी दर्शन किया। अपने दर्शकों को भी उसका हम दर्शन कराएंगे। तो एक तरह से यहाँ आस्था का सैलाब तो आप हर ओर देख ही सकते हैं, और उम्मीद यही कि कपाट बंद होने से पहले और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सके, सुविधाएं और बेहतर हो जाएं, तो उससे श्रद्धालुओं का भी जो अनुभव है वो और सुखद हो जाएगा। सुधीर जी, गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए और हमारे दर्शकों को दर्शन कराने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम आपको ब्रिटेन लेकर चलते हैं, जहां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। और इसके लिए ऐसे फ्लाइंग सूट्स बनाए गए हैं जिन्हें पहनकर समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है और वहां दुर्घटना में घायल हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। और ये जो हमने आपको आज तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ऐसे मौसम में इन फ्लाइंग सूट्स का टेस्ट किया गया है जब हवाएं बहुत तेज हैं, मौसम बहुत ज्यादा खराब है और वहां हवा बहुत तेज चल रही है। और फिर यह टेस्ट किया गया कि अगर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यह फ्लाइंग सूट पहनकर किसी पहाड़ी इलाके पर, दुर्गम स्थान पर अगर जाया जाए तो फिर कैसे जाएंगे ये लोग। तो वो एक हमने आपके लिए वीडियो तैयार किया है, देखिए आप। और अब हम आपको भारत और चीन सीमा पर बसे उन गांवों में लेकर चलेंगे जो अब वीरान हो चुके हैं। सीमा पर बसे गांवों को देश की आंख, नाक और कान कहा जाता है। वीरान हो चुके 500 से ज्यादा गांवों को सरकार अब दोबारा बसा रही है और इन गांवों को फिर से रहने लायक बनाने, पलायन रोकने और पर्यटकों को सीमा के आखिरी गांवों की सैर कराने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। इस योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज। इन गांवों में नागरिक प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीमा पर बसे सभी गांव खाली हो गए हैं या वीरान हो गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा हुआ है। उत्तराखंड में एलएसी पर बसा आखिरी गांव माणा भी एक ऐसा ही गांव है जो यूं तो संपन्न है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करेंगे और इस दौरान वो इस गांव में भी जाएंगे। इस गांव में वो लगभग 1.5 घंटा रुकेंगे और आज जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी माणा गांव की हैं जो उत्तराखंड में भारत और चीन की सीमा पर बसा हुआ है। अब हम आपको वो जगह भी दिखा रहे हैं जहां कल प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और माणा गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है और उत्तराखंड की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है। ये गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस गांव का एक पौराणिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे। यहां एक पुल है जिसे भीम पुल कहा जाता है। इस गांव की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री यहां पर कल पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये जो जगह है इसका उद्देश्य बहुत खास है जो इस जगह को चुना गया है। प्रधानमंत्री यहां कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीन की सीमा पर खड़े होकर चीन को सीधा संदेश देंगे और वो ये कि सीमा पर बसे वीरान गांवों को बसाने में भारत अब पूरी ताकत लगाएगा, वहां पर हर सुविधा देगा और माणा से ये कड़ा संदेश चीन के लिए जाएगा, वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। वैसे आप कभी माणा जाएं तो यहां की एक बड़ी खासियत है, यहां पर एक खास चाय की दुकान पर जरूर जाइए। इस दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान।
सीमा पर बसे वीरान गांवों में ले जाने से पहले हम आपको माणा गांव की इस चाय की दुकान पर भी लेकर चलते हैं। इस वक्त हम बद्रीनाथ के नजदीक चीन सरहद से लगने वाले आखिरी गांव माणा पहुंचे हैं और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान, और साथ ही वेद व्यास गुफा यहाँ पर मौजूद है जो कि पौराणिक गुफा है। कहा जाता है भगवान वेद व्यास ने यहाँ पर महाभारत की रचना की थी। व्यास पोथी अगर पर्वत इस पहाड़ के आकार को आप देखें तो ऐसा लगता है कि ये वेद भोजपत्रों पर लिखी गई कोई पोथी है, कोई पुस्तक का स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादा चर्चा यहाँ पर इस आखिरी चाय की दुकान की होती है। सालों से, कई सालों से लोग बद्रीनाथ आते हैं वो जरूर इस जगह पर पहुंचते हैं। और आजकल में आकर्षण ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार माणा में रैली करने वाले, आप देखिए नीचे माणा जो इलाका है, करीब 1268 के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि अब कपाट बंद होने का समय है, बर्फबारी शुरू हो गई है, तो ज्यादा लोग नहीं है, 400 से 500 लोग हैं। अभी लोग नीचे गोपेश्वर जोशीमठ चले जाते हैं। हमारे साथ चंद्र सिंह बड़वाल हैं जो पिछले 40 साल से इस दुकान को चला रहे हैं। कब आपने यहाँ पर चाय की दुकान शुरू की थी और कैसे आप आगे बढ़े? मैं सर्वप्रथम आज तक चैनल को शुभकामनाएं देता हूं और मैं यहाँ पर देश के अंतिम दुकान पे 35-40 सालों से दुकानदारी कर रहा हूँ। यहाँ पे देश विदेश के सैलानियाँ यहाँ पर चाय का चुस्किया लेकर और देश भक्ति के साथ आखिरी दुकान पे आकर के चाय का चुस्किया लेते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री यहाँ पर, उनके लिए तैयारी की गई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं माणा गांव की? मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मानसरोवर कैलाश खोला जाए और यहाँ पे एक चिकित्सालय माणा गांव के लिए। कुछ दिनों बाद कपाट बंद होंगे, लेकिन जब तक कपाट खुले होते हैं लगातार लोग, देश विदेश के लोग जो बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, वो जरूर इस आखिरी चाय की दुकान तक पहुंचते हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजीत नेगी, माणा गांव, आज तक। तो अगली बार जब आपको कहीं छुट्टियों पर जाना हो, वेकेशन पर जाना हो, तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी किसी जगह पर आप जाइए। आपके मनपसंद डेस्टिनेशन जरूर होंगे जहां पर 5 स्टार्स होटल्स होते होंगे। आप छुट्टियों पर वहां आराम की जिंदगी बिताना चाहते होंगे क्योंकि आपके पास समय कम होता है वेकेशन के लिए। लेकिन अपने देश के ऐसे सुदूर इलाकों में भी जाकर देखिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और अगर ऐसी जगह आप जाते हैं, इस जगह पर, इस गांव में अगर जाते हैं, तो इस दुकान पर चाय पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर आप चाय पर चर्चा कर सकते हैं। वर्ष 1962 के भारत और चीन युद्ध से पहले माणा गांव तिब्बत से व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन युद्ध के बाद यहां तिब्बत से आवाजाही पर रोक लगा दी गई और प्रधानमंत्री मोदी कल यहां रोड और रोपवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। अब आपको सरकार की उस वाइब्रेंट विलेज योजना के बारे में बताते हैं जिसके जरिए सरकार चीन की चालबाजी का जवाब देना चाहती है। भारत और चीन सीमा पर बसे गांवों से पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त पलायन हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। इन गांवों में ना तो सड़क है, ना बिजली है, मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता, कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे देश में 5G क्रांति तो होने वाली है, लेकिन इन गांवों के लोगों को 2G वाली स्पीड भी मुश्किल से मिलती है। कोई सुविधाएं यहां नहीं है और रोजगार भी लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोगों ने ये गांव छोड़ दिए। सैकड़ों गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। इन वीरान गांवों को अक्सर अब घोस्ट विलेज कहा जाता है, यानी भूतिया गांव। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीरान पड़े गांवों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। जहां जहां भारत चीन की सीमा मिलती है वहां वहां आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे। भारत और चीन की सीमा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर के आसपास है। देश के 5 राज्यों में चीन की सीमा एक दूसरे को छूती है, हमारे देश को, और जम्मू कश्मीर का 1597 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 1126 किलोमीटर, उत्तराखंड का 345 किलोमीटर का हिस्सा चीन की सीमा से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश का 200 किलोमीटर और सिक्किम का 220 किलोमीटर हिस्सा चीन की सीमा से लगा हुआ है। इन सभी राज्यों की सीमाओं से सटे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अब खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं या धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। लोग वहां से जा रहे हैं और यह स्थिति अच्छी नहीं है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं
ये तस्वीर सिक्किम के नाथुला बॉर्डर की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव किस कदर खाली हो चुके हैं। मकान तो आपको यहां दिख रहे हैं, लेकिन इन मकानों में रहने वाला कोई नहीं है। लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चले गए और ये एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इस समस्या का एक रणनीतिक पहलू भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा पर बसे ये गांव भारतीय सेना के लिए रणनीतिक महत्व के हैं। यहां के गांव वाले सेना के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस है। इन्हें सेना की नाक, कान और आंख कहा जाता है। इसके अलावा ये लोग सीमा पर जरूरी सामान पहुंचाने में भी हमारी सेना की मदद करते हैं। और सबसे पहले अगर यहां कुछ भी कोई ऐसी चीज होती है जो हमें जाननी चाहिए, लोकल इंटेलिजेंस जो हमें जानना चाहिए, वो ये गांव वाले ही बताते हैं। इसलिए इन गांव वालों का और इन इलाकों का लोगों से भरे रहना बहुत आवश्यक है। और अब जो गांव ये खाली हो रहे हैं उससे हमारे सेना की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। भारत सरकार भी इस बात को समझ रही है। इसलिए सरकार ने वीरान पड़े इन गांवों को दोबारा बसाने के लिए ये योजना शुरू की है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज। और इसके तहत गांव के लोगों को उसी गांव या आसपास नौकरी दी जाएगी या उन्हें कोई ना कोई रोजगार दिया जाएगा और तेजी से बुनियादी सुविधाओं का वहां विकास किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा ताकि घर बैठे लोगों को रोजगार मिलता रहे, वहां घर बैठे लोगों को काम मिलता रहे। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय की मदद से टूरिस्ट फ्रेंडली वातावरण वहां तैयार किया जाएगा। यानी ऐसी कोशिशें होंगी कि पर्यटक सीमा पर बसे इन गांवों को बड़ी संख्या में देखने के लिए आएं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप भी अगली बार जब छुट्टी पर जाएं तो आपको अपने देश की सीमा पर बसे इन गांवों में जाना चाहिए और देखना चाहिए। भारतीय सेना मानती है कि इन गांवों में पर्यटकों की संख्या अगर बढ़ी तो सीमा की निगरानी अपने आप बेहतर हो जाएगी। साथ ही इन गांव वालों को रोजगार मिलेगा, इनकी आमदनी आपके जरिए बढ़ेगी। साथ ही एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए ये इलाके सुनसान और वीरान नहीं रहेंगे। पर्यटकों के आने से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और फिर यहां पर आर्थिक गतिविधियां, व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम एलएसी कहते हैं, इसके नजदीक बसे गांवों में बेहतर सुविधाएं और मुख्य राजमार्ग से इन्हें जोड़ने वाली अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं। जैसे आप अभी गैंगटॉक से नाथुला की तरफ जाने वाली इस सड़क को देखिए। ये सड़क वहां पर बनाई जा रही है, इसी मकसद से बनाई जा रही है ताकि इन गांवों की कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले बेहतर हो जाए, लोग आना जाना शुरू करें यहां पर और लोगों को रोजगार मिले। चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड के 115 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं और अब इन्हें फिर से बसाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांवों को दोबारा से विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक 80 से 120 गांवों को ऐसे ही फिर से बसाने की योजना है। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिनमें यह बात सामने आई कि चीन लेह और लद्दाख बॉर्डर से सटे अपने इलाके में बहुत तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और चीन इन इलाकों में बहुत सारे आर्टिफिशियल विलेज बसा रहा है और बहुत सारे उसने बसा दिए हैं। यानी चीन सीमा पर जो इलाके बिल्कुल खाली हैं वहां किसी दूसरे इलाके से लोगों को लाकर वहां बसा रहा है। इन लोगों को बिना हथियार लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि चीन ने भारत की सीमा के आसपास 500 से ज्यादा ऐसे आर्टिफिशियल गांव बसा दिए। इन गांवों को चीन की सेना अपनी डिफेंस पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है और चीन की योजना भारत की सरहद से सटे इन गांवों को 2022 के अंत तक तिब्बत के साथ जोड़ने की है। चीन अक्सर ये चाल चलता रहता है कि वो भारत के इलाके में अपने गांव बसाकर उस इलाके पर अपना कब्जा कर लेता है, ये कहकर कि ये तो हमारा इलाका है, यहां हमारे लोग रहते हैं और देखिए यहां पर हमारे गांव भी बसे हुए हैं। ऐसे कुछ गांव अरुणाचल प्रदेश की एलएसी पर बसाए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं और खुफिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चीन की चाल का खुलासा होने के बाद अब भारत की सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दिया और इसीलिए ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बना। अब हम आपको सिक्किम के गांव में लेकर जा रहे हैं जहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त सिक्किम में नाथुला के पास मौजूद छांगला गांव में हूं। यहां आप देखिए गांव की क्या स्थिति है। पहले यहां गांव में कोई नहीं रहता था और इन गांव को घोस्ट विलेज के तौर पर कहा जाता था, लेकिन अब यहां गांव में विकास
तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए बेहतर सुविधा दी जा रही है। इसका सीधा मकसद ये है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ से पलायन न करें। गांव में किस तरीके से आपने देखा पहले से और अब में कितना अंतर? पहले से तो अब है, अब काफी अंतर, अब काफी है। मतलब अच्छा हो रहा है ना? हाँ, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पढ़ने जाते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। हैं? नर्सरी। नर्सरी। विकास तो हो रहा है थोड़ा बहुत, जितना डेवलपमेंट रोड टूट का कर रहे हूँ, सब कुछ हो रहा है। रोड बड़ा कर दिया, 4 लाइन 2 लाइन सब कुछ कर दिया है। गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पैसा मिलता है और सरकार भी यही चाहती है कि गांव में जो खुद का इनका रोजगार है वो डेवलप हो, उसके जरिए इन गांव में जो पलायन होता था वो कम होगा। खुद केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया था कि गांव के लोग जो हैं वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, यानी कि बॉर्डर पर जो गांव के लोग हैं वो यहाँ से तमाम जानकारियां सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि सीमा के उस पार चीन है और चीन जिस तरीके से अपने गांव को डेवलप कर रहा है उसका सीधा मकसद है कि वहां पर वो आर्मी के ऐसे ठिकाने भी बना रहा है जहां से रुक करके वो भारत को निशाना बना सकता है। यही स्थिति है कि भारत सरकार बॉर्डर पर मौजूद जो गांव हैं उनको वाइब्रेंट विलेज के तौर पर तब्दील करना चाहता है और ये ऐसे गांव करीब 500 से 600 हैं जो कि अलग अलग राज्यों की सीमाओं में पड़ते हैं। अब हम आपको बॉर्डर के इस गांव से ब्रिटेन लेकर चलते हैं जिसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन समय का चक्र देखिए, आज उसी ब्रिटेन की शासन व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिनों में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस इस्तीफे के बाद अब वहां नए प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी दुनिया के 60 से ज्यादा देशों पर राज करने वाले ब्रिटेन की स्थिति आज ये है कि वहां आया पीएम और गया पीएम का दौर चल रहा है। 44 दिनों में ही लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन में पैदा हुए इस राजनीतिक संकट का वहां कैसे मजाक उड़ रहा है उसे आप इस वीडियो से समझिए। ये वीडियो YouTube की एक लाइव स्ट्रीमिंग से लिया गया है जो 7 दिन पहले 14 अक्टूबर को शुरू हुई थी और इसमें टेबल पर एक तरफ लिज ट्रस की तस्वीर रखी है और दूसरी तरफ बंद गोभी को रखा गया है और इसमें यह लिखा था कि बंद गोभी ज्यादा दिन चलती है या लिज ट्रस का प्रधानमंत्री का कार्यकाल ज्यादा दिन चलता है। यह है दिलचस्प बात। और 7 दिनों के बाद यह मुकाबला बंद गोभी ने बहुत आसानी से जीत लिया और लिज ट्रस इस मुकाबले में हार गई। लगभग 6.5 करोड़ की आबादी वाला ब्रिटेन आज 3 बड़े संकट से गुजर रहा है। पहला राजनीतिक संकट, 2016 से 2022 के बीच 6 वर्षों में ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और अब वहां 5वें प्रधानमंत्री की खोज हो रही है। दूसरा आर्थिक संकट, 1980 के बाद ब्रिटेन में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां महंगाई दर 11% के स्तर पर पहुंच गई है और यह भारत की तुलना में कहीं ज्यादा है। भारत में महंगाई दर इस समय 7% के आसपास है, ब्रिटेन में 11% है। इसके अलावा ब्रिटेन में खाने पीने के सामान में बहुत जबरदस्त महंगाई हुई है। वहां अब 50% लोग दिन में एक समय का खाना खा रहे हैं। यानी आज आपको खुश होना चाहिए कि आप ब्रिटेन में नहीं बल्कि भारत में रहते हैं। इस आर्थिक संकट ने वहां अब सामाजिक संकट भी पैदा कर दिया है क्योंकि महंगाई में बेतहाशा वृद्धि होने से ब्रिटेन के लोगों में अब असंतोष बढ़ गया है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर किसी बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स हैं तो उन 4 फ्लैट्स में रहने वाले 4 परिवार अब 2 मकानों में मिलजुल कर रह रहे हैं और वहां बिजली का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। लोग एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने मकान छोड़कर ताकि बिजली का बिल कम देना पड़े, खर्चा कम हो सके। रशिया ने जब से गैस सप्लाई पर रोक लगाई है तब से ब्रिटेन में बिजली 80% तक महंगी हो चुकी है और बिजली के बिल ने लोगों का तेल निकाल दिया है। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ब्रिटेन की स्थिति खराब है। ब्रिटेन पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब हमारा देश भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। एक जमाने में भारत को जानबूझकर औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटेन ने दूर रखा था। आज वही ब्रिटेन समय का नया चक्र देख रहा है जिसका जिक्र लिज ट्रस ने आज किया जब आज उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो अपना बयान दिया है आप भी सुनिए।
आपने अक्सर हमारे देश में आयाराम गयाराम वाली राजनीति बहुत देखी होगी, लेकिन ब्रिटेन में इस समय आया पीएम और गया पीएम वाला दौर चल रहा है और वहां के लोग अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वहां का औपचारिक जो प्रधानमंत्री निवास है वो होता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वो उसका पता है। और ये तस्वीर लंदन में उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट की है जो वहां का प्रधानमंत्री आवास है। और लोग ये कह रहे हैं कि इस आवास को अब एयरबीएनबी को दे देना चाहिए और नीचे जैसे लिखा है परफेक्ट फॉर शॉर्ट स्टेज, यानी वहां प्रधानमंत्री आते हैं 1-2 महीने के लिए इस प्रधानमंत्री आवास में रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि इसे एक गेस्ट हाउस बना दिया जाए जो लोगों को यह कहे कि यहां पर आप कुछ दिन आकर बिता सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यही कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन में अभी लिज ट्रस के इस्तीफे से ज्यादा उन्हें मिलने वाली खास भत्ते की बहुत चर्चा हो रही है और इस भत्ते को वहां पर पब्लिक ड्यूटीज कॉस्ट अलाउंस कहते हैं। यह भत्ता ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने वाले हर नेता को मिलता है और लिज ट्रस को इसके तहत सालाना 1 करोड़ 7 लाख रुपए मिलेंगे और यह पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से जाएगा। हालांकि वो प्रधानमंत्री तो रही हैं सिर्फ 44 दिन, लेकिन एक तरह की जो पेंशन है ये उनकी बंद गई है जो 1 करोड़ से ज्यादा की है सालाना। और अब आखिर में बात देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आप सबके आशीर्वाद से अब हमारी ये मुहिम एक आंदोलन में बदल रही है और मेरा स्वाभिमान में अब हम अलग अलग लोगों की कहानियां आपको लगातार हर रोज दिखाते हैं। इन कहानियों का कुल सबक इतना है कि गरीब, ईमानदार, श्रमिकों का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। तो आज लोगों ने हमें क्या संदेश भेजे हैं अब हम आपको ये दिखा रहे हैं और साथ ही अब संदेश नहीं, लोग हमें सुझाव भी भेज रहे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। आपने यह कार्यक्रम ऐसा चलाया है कि जो गरीब है, जो बेचारे अपने आप को कहीं नहीं समझते थे कि मैं इस धरती पे क्यों पैदा हुआ हूं, लेकिन यह प्रोग्राम देखकर उनके मन में स्वाभिमान जागा है कि मैं भी एक स्वाभिमानी हूं। सुधीर चौधरी जी, आपने यह कार्यक्रम चलाकर उन लाखों गरीबों को स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। आप लोगों ने जो यह मुहिम छेड़ी है बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी देहधारियों के अंदर एक ही परमात्मा का वास है, इसलिए सबको सभी का सम्मान करना चाहिए। मेरा स्वाभिमान सो आपके इस सोने देश में क्रांति ला दी है। कहते हैं ना, पंछियों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। आपने युवाओं के लिए एक ऐसी मुहिम देश में छेड़ दी है जो एक जबरदस्त क्रांति ला रही है। ये आपने जो अभियान चलाया है वो बहुत ही अच्छा है। इस अभियान के तहत मैंने भी प्रण किया है, मेरे पास जितने भी पेशेंट आएंगे मैं उन सबको पूरा सम्मान दूंगा तथा उनका अच्छे से उपचार करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सुधीर सर, आपके प्रोग्राम हमारे लिए प्रेरणापूर्ण है। हम बच्चे भी आपके प्रोग्राम को रोज देखते हैं। टैक्सी वाले अंकल, सफाई वाले अंकल और भी बहुत से लोगों का सम्मान करना हम सीख रहे हैं। आपकी मुहिम मेरा स्वाभिमान एक जन आंदोलन बन रही है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तक के देखा है मेरा स्वाभिमान 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 रहे। रोटी एक एक गरीब की स्वाभिमान है, सबसे बड़ा सम्मान स्वाभिमान है। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, कोई संदेश है तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 8657900895। बोलो जी, ये लोग कांप क्यों रहे हैं? इनको ठंड लग रही है, लेकिन हम क्यों नहीं कांप रहे? हमने लक्स स्कॉट्सवूल पहना है। बोलो जी, शाबाश। चाचू, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? लक्स स्कॉट्सवूल दे, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। लक्स स्कॉट्सवूल दे, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चाचू, अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। हम आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे और आपके स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएंगे। आज तक पर अमेरिका के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी पढ़ने की आदत मत छोड़िए।